केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही लोग कुछ इस तरह से दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। पर जहां पर कॉमन लोग इस तरह से दौड़ लगाते हुए हमेशा इमेजिन करते हैं उसेन बोल्ट को, वहीं पर एक केमिस्ट यहां पर इमेजिन करता है शुगर के मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से बनी उस एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी ब्रेन सेल्स तक पहुंच रही है किसी न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज के थ्रू, जब इसे कन्वर्ट किया जाता है नर्व इंपल्स में। और इन सिग्नल्स की वजह से ही लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर यह फैक्ट जानने के बाद में आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यह इस वजह से हुआ है क्योंकि जब कभी भी लाइट के स्पेक्ट्रम आपके रेटिनल फ्लूइड में से होते हुए जब आपकी आंखों में अंदर एंटर करते हैं, तो ये अगेन नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं और आपकी ब्रेन्स को पहुंचाते हैं सिग्नल, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ में केमिस्ट्री के उस नॉलेज के बारे में जो आपको हमेशा से एक बर्डन लगता है। और अगर इतना सब कुछ जानने के बाद में भी आप लोगों को केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगी है, तो मुझे अपने नेक्स्ट 10 मिनट दीजिए। आई गारंटीड यू कि आप लोगों को केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना, केमिस्ट्री इज ऑलवेज फॉर क्रिएटर्स। अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो ये जनरली डिपेंड करती है तीन पार्टिकल्स के ऊपर, जो कि होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इनके कई सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस की वजह से ही बनते हैं आपके पास में ऑक्सीजन गैस, पिज्जा, छोले भटूरे, कार्स, रॉकेट्स, प्लैनेट्स और इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज। तो आखिरकार इस तरह से यहां केमिस्ट्री में शुरुआत की जाती है। पर फिर भी बोला जाए कि आखिरकार केमिस्ट्री में हर चीज की स्टडी की शुरुआत की कहां से जाती है, तो ये बिल्कुल सही, गैस तो आपने सही कर लिया है। तो इन सभी की शुरुआत की जाती है एटम से। पर अब इशू ये होता है कि कई लोग यहां पर आकर दिमाग खराब कर देते हैं और ये बोलते हैं कि यार ये जो एटम्स होते हैं ना, वो दिखाई ही नहीं देते, तो आखिरकार इसकी स्टडी करे तो करे कैसे। तो ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब है कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही एक ऐसी पिक जो कि है आपके पास में एक एटम की रियल पिक, जिसे क्लिक किया गया था 2008 में अमेरिकन फिजिसिस्ट डेविड नेडलिंगर के द्वारा। और अगर मैं बात करता हूं इस पिक से पहले ही 1905 में आइंस्टाइन ने एटम के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली प्रूफ करके बता दिया था। बट हमें क्या, हम तो आइंस्टाइन को अभी तक जानते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से ही। बट अभी भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये एटम नाम का जो कीड़ा है वो लोगों को दिमाग में आया तो आया कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी काटने से। मेरा मतलब है कि लगातार लोगों ने यह सोचना चालू कर दिया कि जब किसी भी पार्टिकल को आप कट करते चले जाओगे तो एक ऐसी स्टेट जरूर आएगी जिसके बाद इसको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता है। तो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग इस तरह की एक इनडिविजिबल टर्म को इन्होंने नाम दिया था एटम। बट लोगों के ये इंडिविजिबल वाले मुगालते तब दूर हो गए जब वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों को आखिरकार पता चल गया कि आखिरकार एटम को डिवाइड किया जाता है तीन पार्टिकल्स में, जो कि होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर बात की जाती है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो एटम में लगातार घूमते रहते हैं। वहीं बात की जाती है प्रोटॉनों की, तो ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक नंबर पे। वहीं बात करते हैं न्यूट्रॉन्स, जो कि होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। जब कभी भी इन्हें प्रोटॉनों के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये करते हैं निर्माण न्यूक्लियस का। और अगर मैं बात करता हूं इन्हीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मल्टीपल कॉम्बिनेशन की वजह से ही बनते हैं कई सारे टाइप के एटम्स, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा विद एटॉमिक नंबर 47 एंड हैविंग सोने जैसे बाल विद एटॉमिक नंबर 79। और इसके अलावा भी अगर सांस में तेरी सांस मिली जो, तो मुझे एटॉमिक नंबर 8 वाले ऑक्सीजन की याद आई एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर बात की जाए तो जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर्स को, वहीं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन डिसाइड करता है किसी भी एटम के मास को। पर अब बात आती है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनों का क्या। तो भाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास में कोई सिल्वर का एटम है तो वो सिल्वर का एटम
अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि होते हैं 47, उसकी वजह से सिल्वर कहलाता है। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉनों को कम या ज्यादा कर भी देते हो तो स्टिल वो सिल्वर का एटम 47 एटॉमिक नंबर वाला ही होगा। पर अब यहां से एक और नया इश्यू क्रिएट होता है कि आखिरकार ऐसी क्या मौत आ पड़ी थी कि सिल्वर को SI न लिखते हुए AG लिख दिया गया। क्योंकि संस्कृत में सफेद चमकदार चमकती हुई चीज को कहा जाता है अर्गुनस, और ये कोई लैटिन फिटिंग लैंग्वेज है ना, ये कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी बात पे वापस आते हैं हम लोग न्यूक्लियस की आत्मा के ऊपर, जो कि बसी होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, जहां पर लगातार जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर के साथ हमें मिलते चले जाते हैं। पर यार अब सवाल आता है कि फिजिक्स के टीचर ने तो हम लोगों को यह बोल के रखा हुआ था कि सेम चार्ज हमेशा रिपल करते हैं, तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कई सारे प्रोटॉन, इन्हें भी तो रिपल करना चाहिए। तो यहां पर जवाब आता है कि भाई यहां न्यूट्रॉन भी हैं। असल में दो प्रोटॉनों के बीच में न्यूट्रॉन एक ऐसे बफर जोन का काम करता है जिसकी वजह से प्रोटॉनों को यह कहा जाता है कि भैया रिपल्शन गया, तेल ले। बट यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके कांस्टेंट होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या लगातार बदलती रहती है, जिस वजह से किसी भी एटम का मास वेरी करने लग जाता है। और यहीं से जन्म होता है एक और नए कॉन्सेप्ट का, जिसे कहा जाता है आइसोटोप्स। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसी क्लोरीन के एटम की, तो क्लोरीन के एटम दो कंडीशन पे पाए जाते हैं, जहां पर एक का मास होता है 35, वहीं पर दूसरे क्लोरीन का मास होता है 37। पर अब यहां से एक और इशू क्रिएट हो जाता है, और वो होता है ये कि पीरियोडिक टेबल में देखने पर हमें 35.5 U करके लिखा हुआ दिखाई देता है मास ऑफ द क्लोरीन। कुछ तो गड़बड़ है। गलत हो रहा है। सो एसीपी जी, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कृपया दया को मत बुलाइए, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जनरेट होता है आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास का, या जिसे कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट मी शो यू। एक्चुअली में जब कभी भी अबंडेंस के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आइसोटोप्स को इक्वेट किया जाता है, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि भाई किस तरह से क्लोरीन जिसका मास होता है 35 वो पाया जाता है 75%, वहीं पर एक ऐसा क्लोरीन जिसका मास होता है 37 वो पाया जाता है 25%। अगर इन दोनों का सम कर दिया जाता है तो आपके पास में मास निकलता है 35.5 U। पर अब यहां से सर एक और नया सवाल जनरेट होता है कि आखिरकार यहां पर U होता क्या है। तो यहां पर U की वैल्यू का मतलब होता है अभी नहीं, तो रुको जरा, सब्र करो। यहां पे इस वीडियो के अंदर इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। कुछ तो भैया नेक्स्ट वीडियो के लिए भी छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में पूरे एटम को खोल के रख दिया जाएगा कि आखिरकार इसके अंदर कैसे कैसे मेजरमेंट्स पाए जाते हैं, आखिरकार इनकी यूनिट्स किस तरह से डिसाइड की जाती है, कैसे इनका मास डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो आखिरकार आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखो कितनी सारी बातों को जान लिया। कहां आपने संस्कृत के उस आर्गुनस वर्ड से शुरुआत की थी, और आपको यह भी पता चल गया कि कैसे आइंस्टाइन ने 1905 में पूरी तरह से मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था एटम के बारे में। इसीलिए तो मैंने कहा था कि केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और खास करके मेरे साथ में यानी राहुल गुरुंग के साथ में, क्योंकि मेरा हमेशा से यही बोलना है कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो आप बन जाएंगे इस वर्ल्ड की सुप्रीम पावर, जो कि होता है क्रिएटर। और हमेशा इस बात को याद रखना, केमिस्ट्री इज ऑलवेज फॉर क्रिएटर्स। तो इसी बात के साथ में करते हैं इस वीडियो को एंड। इसके बाद में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।